मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। आज हम लोग गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, जो कि नीट में, आईआईटी में और बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोग खुद देखोगे सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर देखा है तो इसको आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस किस तरीके के कितने आसान क्वेश्चन नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया 10J। ये है एरिया 10J। कैलकुलेट द फ्लक्स, हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, मतलब फाई निकालना है। कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, ये एरिया है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 2I + 3J - 4K। आंसर हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है तुरंत कमेंट करके बताइए। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। फाई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं E.A होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ये होता है। दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। यहां एरिया ए से ना डिनोट करके यहां पर एरिया यस से डिनोट किया गया है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और यस एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी। फाई इक्वल टू, ई की वैल्यू रख दीजिए। ई की वैल्यू आप लोग जान रहे हो 2I + 3J - 4K, ये आ गया E। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है S से, और S है 10J। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट करना आप लोग क्लास 11th में सीख चुके हो। आप लोग जानते हो डॉट प्रोडक्ट जब किया जाता है तो डॉट प्रोडक्ट करने में क्या किया जाता है? I का कॉफिशिएंट I के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, J का कॉफिशिएंट J के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, K का कॉफिशिएंट K के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। देखिए यहां पर I का कॉफिशिएंट 2 है, लेकिन यहां पर I है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका मतलब 0 है, और 0 है तो 0 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। J का देखिए, J का यहां कॉफिशिएंट 3 है, यहां J का कॉफिशिएंट 10 है, तो 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 10। और उसके बाद K का कॉफिशिएंट -4 है, यहां K है ही नहीं, और यहां जब K नहीं है तो इसका मतलब 0 है उसका कॉफिशिएंट, और 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 30 यूनिट। हमारा आंसर कौन सा होगा? C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप सब लोग बताइए कि कितने लोगों का यह आंसर आ गया था। अब आप लोग ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख करके आइए। यहां पर देखिए, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R इन ए चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या है? स्फेयर का मतलब क्या है? गोला। स्फेरिकल सेल, और R क्या है? स्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस है, स्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस है। तो R और E में ग्राफ क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में इसको बताया कि E और R का वेरिएशन क्या होता है। आप लोग देख करके आंसर बता सकते हो। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, A B C D, कौन सा ग्राफ करेक्ट है। चलिए मैं भी आप लोगों को बताता हूं। यहां पर मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया था। सबसे पहले एक स्फेयर बनाया था, उसका सेंटर यहां था, और सेंटर से ये डिस्टेंस कैपिटल R थी। ये डिस्टेंस क्या थी? कैपिटल R। और उसके बाद ये सेंटर है, ये R है, तो यहां पर इतनी डिस्टेंस में R इज लेस देन R होगा, और इस R के बाहर क्या होगा? R इज ग्रेटर देन R। ये मैंने इसको बताया था इनसाइड, और इसको बताया था आउटसाइड, और ये ऑन द सरफेस बताया था R। और मैंने कहा था इतनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0।
और यहां पर आर पर जब सरफेस पर आती है तो सरफेस पर मैक्सिमम हो जाती है, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाती है यहां, और जब बाहर आती है तो ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करता है, और ये हो जाता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मींस ये वाला ग्राफ था हमारा। यहां पर मैंने बताया था कि ये ऐसे और यहां पर इस तरीके से ग्राफ होता है। क्या इस तरीके का ग्राफ ये है? नहीं है भाई, यहां पर वेरी कर रहा है। मींस जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ये भी नहीं। यहां पर देखिए इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। यहां पर भी देखिए आर के बढ़ने से ई बढ़ रहा है, मतलब ये भी सही नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप लोग देख रहे हो, अगर बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं तो किस तरह, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो कितनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू और यहां पर होता है प्लस क्यू। ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ऐसे यहां पर भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ऐसे कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर, एक क्लोज्ड सरफेस, इस तरीके से एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखे गए हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने जहां पर बताया है, जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, गॉस थ्योरम बताया है। गॉस थ्योरम वाला लेक्चर आप लोग जाकर के देखिए, जहां पर गॉस थ्योरम बताया गया है। गॉस थ्योरम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग देखिए कि गॉस थ्योरम में सेम यही क्वेश्चन बताया हूं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स निकलेगा, और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे तो एन टाइम्स निकलेगा उसी का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Q/ε0 या 2Q/ε0 या N/Q/ε0 या 0? आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। आप लोग आंसर में लिखेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 या 2Q/ε0 या N/Q/ε0 या 0। कमेंट करके आंसर बताइए इसका, आप लोग खुद से लगा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कंपटीशन में आया हुआ था, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, और 99% लोग क्या लगा करके ऑप्शन चले आए थे? वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। यही लगा करके चले आए थे और सबका गलत हो गया। लेकिन आप लोगों को यह गलती नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब यहां पर इलेक्ट्रिक ना होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर यहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है, या न्यूटन कूलाम होता है? कौन सा होता है? चलिए हम लोग निकालते हैं, यहीं पर हम निकाल रहे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। 2-3 यूनिट भी निकाली जा सकती है। चलिए देखते हैं हम लोग। फाई E इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है F/Q इंटू ए, ये होता है। तो फाई की एक यूनिट तो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हो जाएगी। न्यूटन फोर्स की हो गई न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, क्यू का हो गया कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, क्या ये है? ये नहीं है। तो दूसरा देखो आप लोग, फाई इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग इस फार्मूले को नहीं जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है V/D, डेल्टा V/डेल्टा D इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान हो गया डेल्टा V, या लिख दीजिए V वो है वोल्टेज। V क्या है? वोल्टेज। V/D डिस्टेंस, और A। ये फार्मूला कैसे आता है इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो V वोल्टेज है तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट, D मीटर में इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कट जाएगा तो फाई का क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर इसी तरीके के 2-3-4 क्वेश्चन हम लोग और अच्छे अच्छे लगाते हैं। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विल बी जीरो, पॉइंट A या पॉइंट B या पॉइंट C, ओनली एट पॉइंट A, ओनली एट पॉइंट B, ओनली एट पॉइंट C, एट A एंड C। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यही सेम क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन यही बता चुका हूं कि दो प्लेट है और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो किन किन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हमने तीनों बताया है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, बी पॉइंट पर कितनी होगी और सी पॉइंट पर कितनी होगी, बहुत अच्छे से निकाल करके आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उस लेक्चर को देखिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा A B C D में से। और क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगा लोगे, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी लगा लोगे। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको भी बहुत ध्यान देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो एट A B C। तो भाई डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में? हाँ, बस एक डिफरेंस देखिए, इस क्वेश्चन में यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। यहां पर इसका भी प्लस सिग्मा है, इसका भी प्लस सिग्मा है। तो जब आप लोग इसको निकाल लोगे, सेम उसी मेथड से इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसका भी आप आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए कंडक्टिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये इतना याद रहे। इस तरीके से एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है और इस तरीके से हम इसको कंडक्टिंग प्लेट ना दिखा करके हम सिंपल सा इस तरीके से दिखाएंगे, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब क्या है? कंडक्टिंग प्लेट का मतलब है कि चार्ज अगर एक तरफ दिया जाएगा तो वो चार्ज कंडक्ट करके मूव करके दूसरे सरफेस पर भी आ जाएगा। जो जितना चार्ज हम यहां देंगे उतना ही चार्ज दूसरे सरफेस पर भी, और सेम चार्ज, जो भी चार्ज इधर दिया जाएगा वही चार्ज इधर भी आ जाएगा, दोनों पर सेम चार्जेस होंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेट इज सिग्मा, मतलब अगर इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा। मींस इधर अगर प्लस सिग्मा होगा तो उधर भी क्या होगा? प्लस सिग्मा होगा, दोनों साइड में। इधर अगर प्लस सिग्मा तो इधर भी प्लस सिग्मा। जितना चार्ज हम चाहे इधर दे चाहे इधर दे, जितना चार्ज इधर आएगा इस सरफेस पर उतना ही चार्ज इस सरफेस पर भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द प्लेट, इस प्लेट के नियर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? चाहे इधर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, कितनी होगी? हम लोग जानते हैं कि अगर प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, अगर इस तरीके से नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती है और जिस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज, जिसके सरफेस चार्ज सिग्मा होता है, उसके कारण इस प्लेट से r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कब? जब एक ही सरफेस पर चार्ज है। अगर इस सरफेस के कारण देखेंगे तो इस सरफेस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। बट यहां पर क्या होगा? यहां पर दो सरफेस है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। इस सरफेस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और ये भी प्लस है, इस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो पहले के कारण भी E, दूसरे के कारण भी E। और देखिए E की वैल्यू चाहे इसके कारण हो चाहे इसके कारण हो, दोनों की वैल्यू, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो नेट
नेट निकालेंगे तो E प्लस E क्या हो जाएगा 2E। तो 2E की वैल्यू हम लोग जानते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे ही यहां पर भी ये प्लस है तो इसके कारण इधर, ये वाला प्लस है इसके कारण इधर, और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू, मतलब ये मत सोचिएगा कि ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस R पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता है, डिस्टेंस R पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करती है। तो होता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्या कहीं R आया है? R आया ही नहीं है, और जब R आया ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस E 2E हो जाएगा, और E की वैल्यू कितनी होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कैंसिल आउट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग अगर प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जबकि अगर नॉन कंडक्टिंग है, मतलब एक ही सरफेस पर चार्ज है, तो कितना होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, इसीलिए जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था। यहां पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ ये इतना है, कंडक्टिंग प्लेट। अगर यहीं पर कुछ ना लिखा, डायरेक्टली लिख देगा प्लेट, तो क्या होता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन कंडक्टिंग प्लेट कर देने का मतलब है कि जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा, इसी बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर, टू कंडक्टिंग स्फीयर। इस तरीके से दो स्फीयर हैं ऑफ रेडियस R1 एंड R2। इसकी रेडियस R1 है, एक को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, चलो एक की रेडियस R2 है, और मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस पर भी दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज उस पर भी दिया गया है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 इज सेम। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा सेम है, ये लिखा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। चलिए, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर मान लीजिए E1 है और यहां पर मान लीजिए E2 है, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख रहे हैं, इनटू इस पर टोटल चार्ज कितना है Q अपान R1 का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा E2 इक्वल टू KQ बाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों का रेशियो करना है तो E1 अपान E2। अब यहां पर देखिए, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों का इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसका भी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है यूनिट एरिया में चार्ज। अगर यूनिट एरिया में चार्ज इसका भी और यूनिट एरिया में चार्ज इसका भी दोनों का सेम है तो टोटल चार्ज भी सेम होगा, और जब टोटल चार्ज सेम होगा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे इतना बटे इतना लिखेंगे, K कट जाएगा, Q कट जाएगा, और R2 सबसे ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा R2 अपान R1, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसी चीज को ध्यान से देखना है, आप लोगों को समझना है। यहां पर देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, ध्यान से देखिए। ई का फार्मूला मैंने ये तो बताया है, लेकिन मैंने एक चीज आप लोगों को इसी के डेरिवेशन में लास्ट लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, मैंने उसमें बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाते हैं, जैसे ये आ गया है जेईई में, उसमें टोटल चार्ज क्यों नहीं देता है बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे देता है। यहां पर क्यों नहीं दिया गया है, यहां पर सिग्मा दिया गया है। हमने क्यों कैसे ले लिया सर, आपने बताया कि जो है ये सिग्मा सिग्मा सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। हाँ, लेकिन इसको आप लोगों को खुद से सोचना है कि क्या चार्ज सेम होगा। अब सोचिए, इसकी सरफेस एरिया छोटी होगी और छोटी एरिया है, छोटी एरिया में चार्ज कितना है सिग्मा। इसकी सरफेस एरिया क्या होगी बड़ी होगी, तो बड़ी एरिया में चार्ज कितना है सिग्मा। मतलब वैसे बड़ी चाहिए नहीं, छोटी एरिया है, छोटी एरिया है और यूनिट एरिया में चार्ज कितना है सिग्मा।
यहां पर बड़ी एरिया है और उसके भी यूनिट सरफेस में देखा जा रहा है, तब भी चार्ज कितना है, सिग्मा। तो अगर यहां पर मान लो कि इतनी, ये यूनिट एरिया, इतने में अगर सिग्मा है तो इतना यहां, इतना यहां, इतना यहां, इस तरीके से। अगर यहां पर भी देखें तो इतने में अगर सिग्मा है तो इस तरीके से इसके तो कई पार्ट बन जाएंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, इस तरीके से बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को यह सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है Q अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, यही होता है। और अगर इसकी A की बात किया जाए तो इसके लिए हो जाएगा, चलो A लिख देते हैं, तो Q इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। ये आप लोगों को बताया गया। तो बस Q के स्थान पर लिख दीजिए सिग्मा इंटू A, इसको रिमूव कीजिए, Q के स्थान क्या लिख दीजिए, सिग्मा इंटू A। इसका भी डेरिवेशन आप लोगों को करके बताया गया था। और Q के स्थान पर आ जाएगा सिग्मा इंटू A हो जाएगा इसकी एरिया, इस स्फीयर की एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर बटे में क्या है, r1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और k को कर दीजिए, k को लिख दीजिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो E1 क्या आ गया, E1 आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। पहले केस में सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसमें भी यही आया था, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी अब देखिए सेम टू सेम वही करोगे, Q के स्थान करोगे 4 पाई r2 स्क्वायर कट जाएगा, K के स्थान पर रखोगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोगों का, यही आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E2 भी आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और जब ये भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, वो भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों का जब रेशियो करोगे तब कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों सेम है। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना कोड वर्ड मत भूलिएगा आप लोग, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। थैंक यू सो मच।